Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about nanoporous zeolites. In previous class we have discussed about nanomaterials, properties of nanomaterials, what is the nano fertilizer, है ना, और नैनो पेस्टिसाइड भी हमने देखा था. तो आज हम पढ़ेंगे नैनोपोरस जियोलाइट्स. और नैनोपोरस जियोलाइट्स पढ़ तो रहे हैं, मगर क्यों पढ़ रहे हैं ये भी देखते हैं. नैनोपोरस जियोलाइट्स. नैनोपोरस जियोलाइट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फर्टिलाइजर को जब इस पर इंक्लूड करते हैं, नैनो मटेरियल है ये, तो हम जब जैसे नैनो मटेरियल होता है ना, वैसे ये नैनोपोरस जियोलाइट्स होते हैं. हम एक एब्जॉर्ब करवाते हैं फर्टिलाइजर को, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे पास, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है ना, तो हम इसको इस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं. तो नैनोपोरस जियोलाइट्स जो है ये एक्चुअली ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है. जैसे कि हनीकॉम स्ट्रक्चर, जैसे हनीकॉम लाइक लेयर्स होती है इसमें, ऐसे नैनोपोरस मटेरियल में भी क्या होता है, या नैनोपोरस जियोलाइट्स में हनीकॉम के जैसा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने देखा होगा, उसमें जो छिद्र बने हुए होते हैं, ऐसे होल, ऐसे गोल, ये तो इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, उसमें तो बड़ी होती है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है, पर इसकी साइज कितनी होती है, हमने पढ़ा था 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. ये नैनो मटेरियल की साइज है. तो हम नैनोपोरस जियोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसी के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखे होगे आपने, और उसके अंदर जो होल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसकी जो साइज होती है वो नैनो रेंज की होती है, मतलब 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. तो नैनोक्लेस एंड जियोलाइट्स इज द नेचुरल अकरिंग मिनरल्स और मटेरियल्स with a honeycomb like layers crystal structure or other strategies for increasing fertilizer use efficiency. जो हमने fertilizer use efficiency पढ़ा था, हमको इसको बढ़ाना रहता है फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी को, ठीक है, ताकि हम कम फर्टिलाइजर में कम खर्चे में अधिक से अधिक क्या ले सकें, प्रॉफिट ले सकें. तो हमको फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ाना होगा. तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी किससे बढ़ता है, ये देखा गया है कि जो नैनोक्लेस और जियोलाइट्स का यूज़ करते हैं उसको एसोसिएट करते हैं फर्टिलाइजर के साथ में, या हम जिसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करवाते हैं उस पर फर्टिलाइजर को, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इनको अगर इस पर एब्जॉर्ब करवाते हैं तो ये स्लो रिलीज करता है, एक पर्टिकुलर एक मैनर में रिलीज करता है, एक कंट्रोल्ड वे में फर्टिलाइजर को रिलीज करता है. तो इसके कारण हमारी फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है. क्योंकि फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी एक प्रॉपर्टी है नैनो फर्टिलाइजर की, ठीक है. तो its network can be filled with nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, and a complete set of minor and trace nutrients for slow release on demand. जितनी पौधे की डिमांड है उतनी ही रिलीज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, हमारा मटेरियल वाटर के साथ लीच्ड आउट नहीं होगा. लीच आउट समझते, जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, लीचिंग होती है. तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोले या मेजर न्यूट्रिएंट बोले, ये लीच नहीं होते. फिर क्यों, क्योंकि स्लो रिलीज होता है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही निकलेगा डिमांड पे, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. जो ग्राउंड वाटर जो है उसका जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूट हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है, जो नाइट्रोजन
सॉल्युबल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं, जो हम प्लांट को देते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, पानी के साथ घुल जाता है वो, ठीक है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। और जब वाटर का मूवमेंट, जो जब बाढ़ आ जाती है तो वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है, जो वेस्ट होने वाला होता है, वो किसके साथ, वाटर के साथ मिल जाता है, और वो हमारे किसको पॉल्यूट करता है, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है उसको पॉल्यूट करता है, ये रिवर तक चला जाता है ना, या फिर जो वाटर सोर्सेस हैं वहाँ तक चला जाता है, और ये हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है, जो बहुत बड़ा कारण है। तो हमको इससे निपटने के लिए नैनो पोरस जियोलाइट का यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हम नाइट्रोजन को एक एब्जॉर्ब फॉर्म में जियोलाइट पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवा के रखते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, मच स्लो प्रोसेस होती है उसके रिलीज की, ठीक है। और ये आयोनिक फॉर्म में ना देके हम एब्जॉर्ब फॉर्म में नाइट्रोजन देते हैं। हम नाइट्रोजन कहाँ से देते हैं, आयोनिक फॉर्म में, बट अब हम दे रहे हैं जियोलाइट के थ्रू, इस नैनो पोरस जियोलाइट के थ्रू, किसके फॉर्म में, एब्जॉर्ब। तो अब जमाना बदल गया है, अब आयोनिक फॉर्म की जगह हम एब्जॉर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, नैनो पोरस जियोलाइट के थ्रू। यूरिया फर्टिलाइज्ड जियोलाइट चिप का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड एज स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ठीक है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को वो स्लो रिलीज करता है, क्या, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइज जियोलाइट चिप। ठीक है, यूरिया फर्टिलाइज जियोलाइट चिप आती है, इट कैन बी यूज्ड एज स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। अमोनियम चार्ज्ड जियोलाइट हैव shown their capacity to raise the solubilization of phosphorus mineral and thus go to improved phosphorus uptake and yield of crop. तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइज़र की यूज़ इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो सॉल्युबलाइजेशन ऑफ फास्फोरस मिनरल वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो फास्फोरस अपटेक है पौधों का, जो फास्फोरस का अपटेक है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो पौधे अभी फास्फोरस जिस इफिशियंसी से अपटेक करते थे, बाद में क्या होगा, वो जब हम नैनोपोरस जियोलाइट्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी यूज़ इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी पौधे की, ठीक है, एंड ईल्ड ऑफ क्रॉप, और क्रॉप की ईल्ड भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी स्टडीज़ ये देखा गया है, स्टडी करके बहुत सारी स्टडीज़ ये शो करती है कि जब हम सॉल्युबिलिटी को चेक करें, कैटायन एक्सचेंज इन मिक्सचर ऑफ रॉक फास्फोरस को चेक करें, स्टडी करें कि इसकी कैटायन एक्सचेंज जो कैपेसिटी है वो कितनी है, या सॉल्युबिलिटी कितनी है, और अमोनियम एंड फास्फोरस सेचुरेटेड क्लिनोप्टोलाइट जो है वो shows that the mixture of zeolite and phosphorus rock have potential to provide slow release fertilization in synthetic soil by dissolution and ion exchange reaction। तो जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन जो होती है और जो डिसोल्यूशन जो होता है, उसके कारण ये जो पोटेशियम और फास्फोरस और अमोनियम आयन का जो अपटेक है, इस अपटेक की जो एफिशिएंसी है या इम्प्रूव फास्फोरस अपटेक हम जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और क्रॉप यील्ड जिसके कारण क्या होती है, बढ़ जाती है।
जब हम कोटिंग करते हैं किसी भी चीज की, आपने पढ़ा होगा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है ना, और क्या बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। डिज़ोल्यूशन क्या होता है, डिज़ोल्यूशन मतलब जब हम किसी भी चीज़ को जैसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी डिज़ोल्यूशन कैपेसिटी क्या है, डिज़ोल्यूशन कितना है, ठीक है। तो कोटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ नैनो एंड सब नैनो कंपोजिट्स आर अवेलेबल टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर कैप्सूल। फर्टिलाइजर कैप्सूल होते हैं, हमने नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, जो कैप्सूल होता है किसकी कोटिंग कर दी जाती है चारों तरफ, एक जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर की हम चारों तरफ कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कोटिंग और बाइंडिंग के कारण जो नैनो या सब नैनो कंपोजिट्स हैं वो स्लो रिलीज, न्यूट्रिएंट को स्लो रिलीज करते हैं और रेगुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। इट हैज़ बीन शोन दैट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ nitrogen, phosphorus and potassium micronutrient and amino acid enhance the uptake and use of nutrient by grain crop। जो अपटेक की कैपेसिटी है या इम्प्रूवमेंट ऑफ अपटेक, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अपटेक की, और यूज़ ऑफ नाइट्रोजन यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट, यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट ये क्या हो जाता है, एक इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी कुड सप्लाई टूल्स एंड मैकेनिज्म टू सिंक्रोनाइज द नाइट्रोजन रिलीज फ्रॉम फर्टिलाइजर विथ क्रॉप रिक्वायरमेंट। जो क्रॉप की जितनी जितनी क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है उतनी उतनी क्वांटिटी में हमारा एक मैकेनिज्म जो है नैनो फर्टिलाइज़र का या नैनो जियोलाइट का, वो उतनी ही क्वांटिटी में कोई भी जैसे नाइट्रोजन हो गया तो वो उतनी क्वांटिटी में नाइट्रोजन रिलीज़ करेगा जितनी क्वांटिटी में हमको या पौधों को ज़रूरत है या हम चाहते हैं, ठीक है, उतनी क्वांटिटी में वो रिलीज़ करता है। तो ये हम जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हमने टूल पढ़ा था, जब हम टेक्नोलॉजी पढ़े थे कि हम कैसे नैनो पार्टिकल को डेवलप करते हैं, एक टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच थी, तो उसी समय ये ध्यान रखा जाता है, उसी समय रिसर्च के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि अगर हम इसकी कोटिंग इतनी मोटी लेयर की करेंगे तो कितने समय में कितना न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम उसी समय बनाते समय ही इसको हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो न्यूट्रिएंट रिलीज़ करे या जितना हमको ज़रूरत है उतना रिलीज़ करे। ये कब बनाते समय ध्यान रखा जाता है। This will be accomplished only when they can be directly internalized by the plants। तो more recent strategies have focused on technology to provide nano fertilizer delivery system which can react to environment changes। The final goal is production of nano fertilizers that will release their shipment in a controlled manner in reaction to different signals such as heat, moisture। तो हम ये भी देखना है हमें कि वो environmental friendly हो, हमें ये भी देखना है कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो सबसे पहले तो environmental friendly होना चाहिए, ये सॉइल को पॉल्यूट ना करे, ठीक है, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट ना करे, तो हमें ये भी देखना है। फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो होते हैं हैव मेजर पोटेंशियल टू पॉल्यूट सॉइल, ठीक है। जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उनका
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो सॉइल को पॉल्यूट करे, वाटर को पॉल्यूट करे, एयर को पॉल्यूट करे। तो in recent year many efforts were made to minimize this problem by agriculture practices and the design of the new improved fertilizers। इस पे काम चल रहा है। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी ओपन्स अप पोटेंशियल नॉवेल एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी ने ये सिद्ध कर दिया है कि इसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा, हमारी सॉइल, वाटर, है ना, ये सब पॉल्यूट होने से बची रहेगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली है सबसे पहली बात। तो इसी के कारण क्या होता है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं और आजकल इस पर बहुत रिसर्च चल रही है। आने वाला समय जो होगा वो नैनो फर्टिलाइजर का ही होगा। ठीक है, nanostructures formulation through mechanism such as targeted delivery और slow और controlled, जो हम बात करते हैं स्लो रिलीज और कंट्रोल्ड रिलीज की, तो ये नैनो स्ट्रक्चर को हम ऐसा फॉर्मुलेशन करते हैं, नैनो स्ट्रक्चर को ऐसा डिज़ाइन करते हैं, उसकी मैकेनिज्म ऐसी रहती है कि ये सिर्फ टारगेटेड डिलीवरी में बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, टारगेटेड डिलीवरी मीन्स रिलीज। पौधों के लिए हम कितना टारगेट है हमारा रिलीज करने का, उसको डिलीवर करने का पौधों को, तो वो ठीक है। तो नैनो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन थ्रू मैकेनिज्म सच एज टारगेटेड डिलीवरी और स्लो और कंट्रोल्ड रिलीज मैकेनिज्म, कंडीशनल रिलीज could release their active ingredient in responding to environmental triggers and biological demand more precisely। मतलब हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में उसको रिलीज करवा सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कर सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग दीज मैकेनिज्म टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम इस मैकेनिज्म के थ्रू, कौन सा मैकेनिज्म, टारगेटेड डिलीवरी और स्लो और एक कंट्रोल्ड रिलीज मैकेनिज्म, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम इस मैकेनिज्म का यूज़ करके कुछ डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्शन करें नैनो फर्टिलाइजर का। यूज़ ऑफ दीज नैनो फर्टिलाइजर्स कॉज इंक्रीज इन देयर एफिशिएंसी। उसके क्या होता है, हम उससे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।